एक मोहल्ले में दिलीप और रोशनी रहती है, जिनकी शादी हाल ही में हुई होती है। उसी मोहल्ले में उनके पड़ोस में रोशनी की जेठानी शीतल, जेठ संजीव और सास कमला भी रहती हैं। एक रोज, क्या बात है कमला बहन, आज तो आपका चेहरा एकदम चमक उठा है। क्यों रे, अब तेरी तरह मैं भी सड़ी हुई शक्ल लेकर घूमूं क्या? अरे क्या आप भी बहन, जब देखो तब मुंह बनाकर बातें क्यों करती हो? अरे मैं तो बस आपके अच्छे के लिए बोल रही थी। पूरा मोहल्ला जानता है विशाखा बहन कि तुम कितनी बड़ी नागिन हो। अरे ऐसे ही तुम्हारा नाम विशाखा नहीं है, एक नंबर की जहरीली औरत हो तुम। अच्छे अच्छे हंसते खेलते लोगों के घरों पर नजर लगा देती हो तुम। और मेरे छोटे बेटे की हाल ही में शादी हुई है, इसीलिए खबरदार, जो उसके या उसकी बीवी के जीवन पर अपनी पूरी नजर डाली तो। अरे नहीं कमला बहन, तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं नजर नहीं लगाती, बल्कि मैं तो सबकी नजर उतारती हूँ। अरे मेरा मन बहुत साफ है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे छोटे बेटे दिलीप ने शादी के बाद अलग रहने का फैसला क्यों ले लिया? या फिर नई बहू ने उसे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? देख विशाखा, ज्यादा बकवास मत कर। और तुझे क्या करना है कि मेरे बेटा बहू मेरे साथ रहे या अलग रहे? अरे तुझे उससे क्या मतलब है? चल दफा हो जाए यहाँ से। ओ कमला बहन, इज्जत से बात कर रही हो तो आप भी इज्जत से ही पेश आइए। खामखा मुझे जलील करने की कोई जरूरत नहीं है। विशाखा आंखें दिखाकर वहां से चली जाती है और बड़ी बहू शीतल ने ये सब देख लिया होता है। फिर घर जाने के बाद, ये लीजिए माँ जी, ठंडा शरबत है, इसे पीने से आपका दिमाग शांत हो जाएगा। जब भी ये पनौती विशाखा मुझे मिलती है, तब तब मेरा दिमाग पूरी तरह खराब कर देती है। एक नंबर की नालायक औरत है वो। बस माँ जी, शांत हो जाइए ना। अरे सब मुझे यही पूछे जा रहे हैं कि आपका छोटा बेटा अलग से क्यों रहने लगा है। बीबी के दबाव में आकर फैसला लिया है क्या उसने? ये वो। अब मैं किसे किसे समझाऊं कि उसकी बीवी एक अलग से घर में रहना चाहती थी, ना कि किसी जॉइंट फैमिली में। देखिए माँ जी, आपको दुनिया वालों की बातों का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और दिलीप और रोशनी तो हमारे पड़ोस में ही तो रहते हैं, थोड़ी ना कोई 2 घंटे की दूरी पर रहते हैं वो। बस हमारा घर अलग है, बाकी हम सबके दिल तो एक साथ जुड़े हुए हैं ना। फिर भी शीतल, मुझे इस बात का मलाल तो है कि काश वो दोनों भी हमारे साथ इसी घर में रह पाते। अगर पूरा परिवार एक साथ रहता है तो उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। जाने दीजिए ना माँ जी, अब हम किसी की सोच थोड़ी ना बदल सकते हैं। अब जो जैसा है उसे स्वीकार करके जीवन में खुशी से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो जैसा नहीं है उसके बारे में बार बार सोचकर बुरा मानना चाहिए। और इसमें तो समय भी व्यर्थ होता है और हमारी खुशियां भी। तू तो बहुत समझदार है शीतल, लेकिन तेरी उस मॉडर्न देवरानी में तेरे जैसे जरा भी गुण नहीं है। बस खाना ही अच्छे से बनाना जानती है वो, बाकी तो उसे कुछ भी नहीं आता सिवाय दिखावे के। कमला कभी इस घर में तो कभी उस घर में जाया करती है जहां दिलीप एक मामूली सी नौकरी करता है। वही संजीव की खुद के कपड़ों की दुकान होती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ये लीजिए माँ जी, आज मैंने हर तरह के पकोड़े और चटनियां बनाई हैं, जी भर कर खाइए। और हाँ, खाने के चक्कर में मेरी तारीफ करना मत भूलना। हे भगवान, इतने सारे पकोड़े! अरे रोशनी बहू, तूने कोई पकोड़े का स्टॉल लगाया है क्या? अरे इतने पकोड़े कौन खाएगा? आप माँ जी, और कौन खाएगा? क्या? अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? इतने सारे पकोड़े मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? अरे माँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पकोड़े आप, मैं और दिलीप खाएंगे, और बाकी बचे हुए पकोड़े आप जेठानी जी और जेठ जी के लिए भी लेकर जाइए। जरा उन्हें भी तो पता चले कि हमारे यहाँ बारिश के मौसम में हम रूखा सूखा खाना नहीं खाते, बल्कि बढ़िया बढ़िया से व्यंजन बनाकर खाते हैं। अरे बेवकूफ, हम लोग भी खत्म कर करके कितने खत्म करेंगे? सभी खाकर भी ये पकोड़े खत्म नहीं हो पाएंगे।
और पड़े पड़े ये खराब हो जाएंगे। आखिर तूने इतने सारे पकोड़े बनाए ही क्यों? अरे क्या माँ जी आप भी। अब ये पकोड़े मैं बारिश के मौसम में नहीं बनाऊंगी तो कब बनाऊंगी भला? गर्मी के मौसम में क्या? और आप इसके खत्म होने की चिंता मत कीजिए। बचे हुए पकोड़े मैं मोहल्ले में बांट दूंगी। हमारे यहाँ पर जेठ जेठानी की तरह सादा खाना खाने का रिवाज नहीं है। हम लोग ढेर सारा खाना बनाते हैं और बचा हुआ खाना बांटते भी हैं। इस घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा चिल कीजिए। फिर कमला वो पकोड़े खाती है और घर जाने के बाद वो बचे हुए पकोड़े संजीव और शीतल को भी देती है। सच में माँ जी, ये रोशनी तो एकदम पागल ही है। आखिर इतने सारे पकोड़े बनाने की उसे क्या जरूरत पड़ गई? अरे अगर वो इतने सारे पकोड़े नहीं बनाएगी तो वो उसका दिखावा कैसे कर पाएगी? उसे यहाँ बेचकर हमें नीचा दिखाना होता है और मोहल्ले में बांटकर अपनी इज्जत बरकरार रखनी होती है ताकि सभी लोग उसकी वाह वाह करें। पहली बात तो ये है कि दिलीप की तनख्वाह पहले ही बहुत कम है और उसमें ये रोशनी है जो पानी की तरह राशन का इस्तेमाल करती है। रोजाना तरह तरह के पकवान बनाती है, जैसे कि उसके यहाँ पर कोई त्योहार हो। अब उसमें उतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना। अब दिलीप का हमारी तरह कोई खुद का बिजनेस थोड़ी ना है। वो तो बस एक जॉब करता है, दिन रात मेहनत करता है और तब जाकर उसे अपनी सैलरी मिलती है। और उसी सैलरी में उसे ना जाने कितने सारे खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। अभी तो हर महीने उसके नए फ्रिज और टीवी का भी ईएमआई जाता है। ऊपर से रोशनी के खर्चे हैं। उसे ना तो सिर्फ खाने में बल्कि हर चीज में शो ऑफ करना होता है, फिर चाहे वो कपड़े हो या फिर अपनी लाइफस्टाइल जीने के अलग अलग तरीके हो। बेचारा मेरा दिलीप बेटा, पता नहीं ये सब कैसे संभाल रहा होगा। मैंने दिलीप से कहा भी था कि वो नौकरी छोड़कर मेरे साथ दुकान पर हाथ बटाए। दोनों भाई मिलकर मेरा कारोबार अच्छे से संभाल पाते और इस तरह से मैं अपनी दुकान की और 2 ब्रांच खोल देता। लेकिन नहीं, उसे अपने दम पर ही कुछ करना था और नहीं तो क्या। और अगर हम उन्हें कुछ पैसों की मदद करें तो वो उस मदद को भी नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए अब तो मुझे उनकी चिंता होने लगी है। रोशनी को थोड़ा समझदार बनना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी घर गृहस्थी संवारने की जगह बिगाड़ कर रख देगी। जहां एक तरफ ये लोग इतने चिंता में होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रोशनी बेफिक्र होकर अपने पति के पैसे उड़ाया करती है। अरे ये क्या है रोशनी, आज तुमने एक दिन में ही 5,000 रुपए खर्च कर दिए। हाँ दिलीप, वो आज मैं पार्लर गई थी ना, और उसके बाद मैंने मॉल से 2 टॉप भी ले लिए। दोनों 1,500 रुपए के हैं। ये देखो, है ना एकदम मस्त, और मैं इसमें बहुत अच्छी लगूंगी, है ना? लेकिन रोशनी, इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे 1,500 रुपए का एक टॉप। अब तुम जानती ही हो ना कि मैं कोई बिजनेस नहीं करता, जॉब करता हूँ। लेकिन फिर भी तुम इस तरह से पैसों की बर्बादी कर रही हो। क्या तुम भी दिलीप? अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैंने 5,000 रुपए का एक टॉप खरीदा हूँ। अरे एक टॉप सिर्फ 1,500 रुपए का है, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो रोशनी, मेरे लिए ये 1,500 रुपए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। ओ गॉड दिलीप, देखो, अब मैंने तो ये खरीद लिया है और मैं तुम्हारे कारण अपनी लाइफस्टाइल पर आँच नहीं आने दे सकती। दुनिया वाले मुझे मेरे क्लासी और रिच लाइफस्टाइल के लिए जानते हैं और मैं मामूली लोगों की तरह नहीं जी सकती। मुझे सब कुछ एकदम हाई क्लास लगता है, खाने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ। और अब अगर तुम अपनी सैलरी में ये सब एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपनी जॉब बदल दो या फिर अपनी इनकम सोर्स डबल कर दो किसी तरह। लेकिन मैं अपनी लाइफस्टाइल के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। क्या? इतना सब कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। मोहल्ले के सभी रोशनी के रहन सहन को देखकर चकित रहते हैं। वो महंगे महंगे कपड़े पहनकर ही घुमा करती है। फिर एक रोज जब उसके दरवाजे पर एक गरीब भिखारन आती है, तभी, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है दीदी,
तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना दीदी। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे निकल जा यहाँ से। पता नहीं तुम जैसे भिखारी लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा मत करो ना दीदी। भगवान आपके घर पर बहुत बरकत देगा। थोड़ा खाना दे दो ना, या फिर थोड़े पैसे ही दे दो। अगर एक भिखारी की भूख मिटाओगी तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अरे एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरे दरवाजे पर मुंह उठाकर चली आई तो मैं तुम्हें लात मारकर भगाऊंगी यहाँ से। समझी कि नहीं? फिर वो बेचारी भिखारन वहां से चली जाती हैं और ये सब कुछ गली की दो औरतें देख लेती हैं। फिर बाद में जब वो दोनों कमला के घर जाती हैं, तभी ये लीजिए काकी जी, चाय और नाश्ते में मैंने चीनी के पराठे बनाए हैं। एकदम साधारण ही हैं, लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत खूब बेटा। धन्यवाद बेटा। तुम भी हमारे साथ बैठो ना। हाँ काकी जी, बैठती हूँ। तब तक आप दोनों शुरू कीजिए ना। और माँ जी, आप भी लीजिए। सच में शीतल और संजीव दोनों दुकान के मालिक हैं। इनके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। ये दोनों तो एकदम साधारण जीवन जीते हैं, क्योंकि असली अमीरी इनके किरदार से और इनके स्वभाव से झलकती है। और वही दूसरी तरफ तुम्हारी छोटी बहू रोशनी है। दिलीप की भी मामूली नौकरी है, घर भी किराए पर है, लेकिन उसके रहने सहने का तरीका तो ऐसा है जैसे वो किसी बंगले में रहती हो और किसी फैक्ट्री की मालकिन हो। अरे वो तो हर 2 दिनों में मोहल्ले में सभी घरों में जा जाकर अपने हाथ के बनाए हुए पंच पकवान जाकर देती हैं और सबको ये दिखाती हैं कि ये सभी पकवान उसके घर पर अक्सर बना करते हैं। लेकिन वही जब उसके घर पर एक भिखारन आई तो भी उसने उसे बेइज्जत करके अपने दरवाजे से भगा दिया। अरे ये भी कोई तरीका होता है क्या? और नहीं तो क्या, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए दिखावा करती है वो बस। अंदर से तो तुम्हारी छोटी बहू पूरी तरह खोखली है। वाकई में उसमें और शीतल में जमीन आसमान का फर्क है। अरे वो तो इसकी तरह कभी बन भी नहीं पाएगी। और मैं तो ये सोचती हूँ कि दिलीप जैसे इतने आदर्श लड़के ने उस रोशनी जैसे घमंडी और बेवकूफ लड़की से शादी कैसे कर ली? अरे आखिर क्या पसंद आया उसे उस लड़की में? अरे अभी तो उसने सिर्फ घर से अलग किया है, लेकिन आगे जाकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो दिलीप को आप सबसे ही अलग कर दे। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अब रोशनी को समझाना ही होगा कि उसे अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो सारी चीजें बिखर कर रह जाएगी। वैसे जिस तरह से उसका स्वभाव है वो तो सुधरने से रही, लेकिन फिर भी आप उसे समझा कर देखिए। क्या पता उसकी अकल सच में ठिकाने पर आ जाए। फिर वो दोनों औरतें चाय नाश्ता करके वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर रोशनी आती है, वो भी हाथ में ढेर सारे पकवान लेकर। क्या जेठानी जी, हमेशा की तरह ये मामूली सी सब्जी रोटी ही बना रही हूँ। ये देखो, मैंने ढेर सारे पकवान बनाए हैं। समोसे, कचौरिया, आलू भुजिया, मालपुए, खीर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पैक करके लाई हूँ। वो भी आपकी और चेची के लिए, और साथ ही में मेरी प्यारी माँ जी के लिए भी। अब क्या है ना, माँ जी तो हमारे यहाँ रहती ही नहीं, तो इसीलिए उन्हें हमारे घर के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने का मौका नहीं मिलता, और इन्हें तो यहाँ पर साधारण सा खाना खाना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये सब बनाकर यही लेकर आती हूँ। धन्यवाद रोशनी, जो तूने हमारे बारे में इतना सोचा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब खाने का इतना मन ही नहीं होता, और ये साधारण सा खाना ही मेरे लिए बहुत प्रिय है। और मुझे ये तले भुने खाने का शौक भी नहीं है, और कभी कभार अगर मन किया तो शीतल मेरे लिए बना देती है। हाँ रोशनी, और यहाँ की चिंता तुम मत किया करो। हम सब कुछ अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जब जरूरत होगी तभी बनाते हैं। और ऐसे पकवान अगर हर रोज खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। और तुम भी हर रोज ये सब मत बनाया करो, क्योंकि इतना हेवी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ जेठानी जी,
वो तो मुझे पता है, पर अब क्या करें? हमारे घर पर खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन खाना तो ढेर सारा बनता है और हमें थोड़े बहुत खाने में मजा नहीं आता। सब कुछ एकदम हाई क्लास होना चाहिए ना। इस तरह से फिर एक बार रोशनी बड़ी बड़ी बातें करके वहां से चली जाती है। फिर एक दिन दिलीप घर पर ढेर सारा राशन और नया फर्नीचर देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? ये सब इस रोशनी ने कहां से लाया? मैंने तो इसे कोई पैसे भी नहीं दिए थे। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परिधि अब गगन और सुजाता को रोहित के कमरे में बुलाती है और तभी, देखिए माँ पापा, कॉपी करने के लिए ये कैसी चिट्स बना रहा है। इस लड़के में तो अब कोई शर्म ही नहीं रही। ये सब क्या है रोहित? तू चीटिंग कर रहा है? नहीं माँ पापा, शायद आप दोनों को कोई गलतफहमी हो रही है। जैसा आप दोनों समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब परी दीदी आपसे झूठ बोल रही है। वो तो आप दोनों को सब कुछ मिर्च मसाला लगाकर बता रही है। क्या? मिर्च मसाला? और वो भी मैं? हाँ दीदी, ये कोई चिट्स नहीं है, बल्कि मैंने तो ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो भी खुद के लिए, ताकि मुझे पढ़ाई करने में आसानी हो। कुछ भी। हाँ दीदी, मेरा यही तरीका है। मैं जो भी कोई चैप्टर पढ़ता हूँ उसके शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, ताकि मुझे आगे जाकर दिक्कत ना हो। लेकिन आपको तो मुझे बस गलत ही साबित करना होता है। उसके अलावा तो आपके पास और कोई काम नहीं है। देखा ना तूने परी, बेवजह मेरे रोहित के बारे में कुछ भी कहती रहती है। लेकिन माँ। चुप रहे तू। बस मेरे बेटे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती है तू। और खबरदार, जो तूने इसे दोबारा परेशान किया तो। मेरा विश्वास कीजिए पापा, मैं कह रही हूं ना, इस तरह से कोई पढ़ाई नहीं की जाती और ये चीट्स इसने कॉपी करने के लिए ही बनाई हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए पापा। चुप रहती है या दू एक? परिधि डरकर चुप हो जाती है। फिर अगले दिन अचानक से गगन को रोहित के स्कूल से बुलावा आता है। ये देखिए गगन जी, आपके बेटे के पास से ये चिट्स मिली है। छुपा कर रखी थी इसने और हमने उसे कॉपी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। क्या? हाँ, वो भी एक नहीं बल्कि 12 चिट्स मिली हैं। भला इतना भी कोई निर्लज्ज कैसे हो सकता है? हम इसे अभी के अभी स्कूल से निकाल रहे हैं। प्लीज लेकर जाइए इसे। देखिए सर, मेरे बेटे के बारे में तमीज से बात कीजिए। और आप क्या इसे निकालोगे स्कूल से? मैं ही अपने बेटे को ऐसे फालतू के स्कूल में नहीं रखने वाला। चल बेटा, यहाँ पर अब हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। कमाल है, अपने बेटे को डांटने और समझाने की जगह पर आप तो उल्टा मुझे ही बोल रहे हो। जैसा बाप वैसा बेटा। ऐसे बच्चे से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? अबे और टकले प्रिंसिपल, तेरा ये टकला फोड़ने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। और अगर वापस मेरे बेटे के बारे में कोई शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। चल बेटा। फिर गगन रोहित को लेकर घर आता है और वो उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करता है। देखा पापा, मैंने कहा था ना आपसे, इसने वो सारी चीट्स कॉपी करने के लिए ही बनाई थी और वही हुआ आज। काश आप उसे कल ही रोक लेते। अरे मुंह बंद कर अपना। मेरा बच्चा डर गया था और उसकी पढ़ाई नहीं हुई थी, इसीलिए उसके पास चिट्स बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब कोई भी इसके बारे में और कुछ भी नहीं बोलेगा। और खास करके तुम दोनों नालायक लड़की हो। तुम दोनों तो इससे दूर ही रहो। जाने दे परी, तू कुछ भी मत बोल। अरे जरा माँ को देख, वो उसे कितने प्यार से परोस रही है। पापा और दादी की संगत में रह रहकर माँ भी बिल्कुल उनके ही जैसी बनती जा रही है। और इन लोगों का ये बर्ताव देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। भला कोई किसी की गलतियों को इतना बढ़ावा कैसे दे सकता है, वो भी सिर्फ इसीलिए
क्योंकि वो इस घर का इकलौता बेटा है। देख बेटा, अगर तुझे और पिज्जा खाना है तो बोल दे, मैं और मंगवाऊंगा। नहीं पापा, बस हुआ। लेकिन पूछने के लिए थैंक्स। और तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पापा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, चाहे मुझे जितने चाहे पैसे क्यों ना भरना पड़े, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा और तेरा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराऊंगा। शुक्रिया पापा। अब गगन लगातार 2 से 3 दिनों तक रोहित के एडमिशन के लिए भागदौड़ करता रहता है। क्या हुआ गगन बेटा, मेरे पोते का एडमिशन हुआ कि नहीं? अरे आज तो तू 3 3 स्कूल में गया था ना, तो वहां पर क्या हुआ? नहीं माँ, नहीं हुआ उसका एडमिशन। तीनों स्कूल के लोग यही कह रहे थे कि रोहित को उसकी पुरानी स्कूल से गलत काम के लिए निकाला गया है, जिसके कारण यहाँ की स्कूल उसे एडमिशन नहीं दे सकती। हे भगवान, मुझे तो अब उसकी बहुत चिंता सता रही है। क्या मेरे बेटे का एडमिशन कहीं भी नहीं होगा? घबराओ मत सुजाता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जल्द ही हमारा बेटा फिर से स्कूल जाने लगेगा, देखना तुम। फिर ज्यादा पैसे भरकर एक स्कूल में रोहित का एडमिशन हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और दोनों बहनें अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं। क्या कहा? अब तुम दोनों को आगे भी पढ़ना है? नहीं नहीं, बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों पापा, हमें तो और पढ़ना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मास्टर्स की डिग्री भी लेनी है हमें। हाँ पापा, हमारा सपना है कि कुछ बन जाए और वो हमें पूरा करना है पापा। प्लीज पापा, हमें आगे भी पढ़ने दीजिए। माँ, आप भी कुछ कहो ना। अरे वो क्या कहेगी, मैंने कह दिया सो कह दिया। और वैसे भी हमारे घर की लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैंने तुम दोनों पर रहम किया और यहाँ तक पढ़ने दिया। उसी बात का तुम दोनों शुक्र मनाओ। प्लीज पापा, ऐसे मत बोलिए ना, हम दोनों आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। कम से कम हमें ग्रेजुएशन तो पूरा करने दीजिए, फिर उसके बाद आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। पक्का पापा? और ये कोयल क्या बोल रही है? हमें तो मास्टर्स भी करना है, तो ये ग्रेजुएशन की बात क्यों कर रही है? जाने दो, आगे का आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए पापा को ग्रेजुएशन के लिए मनाना बहुत जरूरी है, उसी पे फोकस करना होगा। हाँ पापा, कोयल बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज हमें ये ग्रेजुएशन पूरा करने दीजिए, फिर इन 3 सालों के बाद हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ पापा, फिर आप हमारी शादी भी करा देंगे तो भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। आखिरकार आप हमारे पिता हो, तो आप हमारे बारे में अच्छा ही सोचोगे। देखो लड़कियों, मैं तुम दोनों को साफ साफ कह रहा हूं, बस और 3 साल, फिर उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होगी। जी पापा, अब जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। जैसे तैसे दोनों बेटियां गगन को मनाने में कामयाब हो जाती हैं, जिस कारण वो बहुत खुश होती हैं। लेकिन ये देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों ने पापा से मेरी कई बार शिकायत की है, लेकिन अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इनके सपनों को चूर चूर तो मैं करके ही रहूंगा। मेरी प्यारी बहनों, तुम दोनों तो बस देखती ही रहो कि तुम दोनों का ये छोटा भाई तुम्हारा जीना कैसे दुश्वार करता है। फिर एक दिन जब कोयल अपने मेल फ्रेंड के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी होती है, तभी दूर से ही रोहित उनकी फोटो खींच लेता है। ये देखिए पापा, ये कोयल दीदी का बॉयफ्रेंड है। मैं आज जब इनकी कॉलेज के बाहर से गुजर रहा था, तब मेरी नजर इन दोनों पर पड़ी। ये दोनों तो एक दूसरे के गले भी लग रहे थे, हाथों में हाथ डालकर घूम फिर रहे थे, बिल्कुल किसी कपल की तरह। क्या? ये तो क्या बकवास कर रहा है रोहित, शर्म नहीं आती क्या? अपनी ही बहन के बारे में तो ये कितना गलत बोल रहा है। वही तो। और कोयल इस फोटो में जिस लड़के के साथ बात कर रही है, उसे तो हम दोनों अपना राखी भाई मानते हैं। और माँ पापा, ये लड़का बेवजह हमारा नाम बदनाम कर रहा है। हम इसकी बार बार शिकायत करते हैं ना,
इसीलिए ये हमसे उसी का बदला ले रहा है। अरे बस करो तुम दोनों। जब भी तुम्हारी गलतियां सामने आती है तुम दोनों यही करती हो। ओए तू कोये, तू क्या मेरे बच्चे को बेशर्म कह रही है? जबकि बेशर्मी वाली हरकत तो तूने की है, और नहीं तो क्या। लेकिन अब बस, बहुत हो गया इन दोनों का नाटक। अब आज के बाद तुम दोनों कॉलेज नहीं जाओगी। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। हम सच कह रहे हैं। वो लड़का हमारे लिए भाई जैसा है। मेरा तो किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं है। ये रोहित झूठ बोल रहा है पापा। प्लीज आप इस पर विश्वास मत कीजिए। चुप करो कोयल। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा। अरे झूठी तो तुम दोनों हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों इतनी कैसे बिगड़ गई। चलो अब अपनी सारी किताबें रद्दी में डाल दो। अब से तुम दोनों घर में बैठकर घर के सारे काम करोगी। उसी लायक हो तुम दोनों। मैं ही बेवकूफ था जो मैंने तुम दोनों को पढ़ाई करने की अनुमति दी। देनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। तब चुपचाप घर पर सीधी रहती और ये सब देखने की नौबत ही नहीं आती। और अच्छा ही हुआ जो इसे रोहित ने देख लिया, वरना अगर किसी जान पहचान वाले आदमी ने देख लिया होता तो आज समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। और तू कोयल, मुझे तुझसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। आज तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। नहीं माँ, देखा जाए तो आपने ही हमारा भरोसा तोड़ा है, वो भी तब से जब से ये रोहित पैदा हुआ है। अब ज्यादा जबान मत चलाओ। और मुझे तुमने अपनी सहेली समझ के रखा है क्या? जो मन में आए बोले जा रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तमीज से बात करो मुझसे। देखिए पापा, अगर आपको हम पर यकीन ना हो तो चलिए हमारे साथ और वहां कॉलेज में किसी से भी पूछ लीजिए। हमारा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। प्लीज पापा, हमारी पढ़ाई मत रोकिए। पढ़ लिख कर हम जीवन में आगे जाना चाहते हैं। घर पर बैठकर चूल्हा चौका नहीं करना हमें। प्लीज पापा, मान जाइए ना। मुझे कुछ भी नहीं सुनना अब। अरे तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से में बेकाबू होकर तुम पर हाथ उठाऊं, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अब कोयल और परिधि को घर पर ही रहना पड़ता है। क्या जिंदगी हो गई है हमारी। कहा हम एक वक्त पर दिन भर किताबों में उलझे रहते थे और अब यहाँ पर बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। और ये सब उस रोहित के कारण हुआ है। भाई नहीं हैवान है वो। अरे अपनी ही बहनों के साथ ऐसी हरकत कोई करता है क्या? आने दो इस साल का रक्षाबंधन, मैं तो उसे राखी ही नहीं बांधूंगी। अरे मुझे तो उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा। इतनी नफरत हो रही है मुझे उससे। नालायक कहीं का। तभी वहां पर मेनका आती है। इसे गालियां दी जा रही है यहाँ पर? इसे भी तो नहीं दादी। हम तो बस यूं ही आपस में बात कर रही थी। सब समझती हूं मैं। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए मेरे। और खबरदार, अगर पीठ पीछे मेरे या घर के किसी भी सदस्य की बुराई की तो ऐसा कूटूंगी ना, ये 7 पुश्ते याद आ जाएंगी। जबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। और हाँ, मेरे लिए अदरक मुलेठी वाली चाय बना कर लाओ। टाइम देख रही हो ना, शाम के 5 बज गए हैं। ठीक है दादी, आप हॉल में जाकर बैठिए, तब तक हम बनाकर लाते हैं। फिर एक दिन जब दोनों बहनें अपनी कलीग को मोहल्ले में मिलती हैं, तभी कैसे अजीब घर वाले हैं यार तुम दोनों के। ऐसे बिना पूरी बात जाने कोई इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है? वही तो, आगे पढ़ने के लिए हमने पापा को कितनी मुश्किलों से मनाया था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। और अब तो ये लगता है कि सीधे हमारी शादी ही होगी। मुझे तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही। इस दुनिया में तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और बुरे लोगों के जीवन में सब अच्छा होता है। परेशान मत हो परिधि, सब ठीक हो जाएगा। माना कि अच्छों के साथ बुरा होता है, लेकिन 100 बुरे के बाद एक ही बार अच्छा होता है। और तुम्हारे साथ भी वही होगा। ऊपर वाले की लीला बहुत अलग है, इसीलिए तुम दोनों बस उस पर विश्वास करो और अपनी नीयत साफ रखो और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो। तूने बिल्कुल सही कहा। एनीवेज,
ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ना और अपने सपने जरूर पूरे करना। अब हमारे नसीब में तो ये सब कहाँ लिखा है, लेकिन तुम्हारे है तो तुम इसे हाथ से जाने मत दो। उदास बहनें कुछ भी नहीं कर पाती और उन्हें पिता के दबाव में ही रहना पड़ता है। फिर एक दिन घर की सफाई करते समय उन्हें रोहित की बैग में सिगरेट मिलती है और ये देखकर वो दोनों बहनें चौंक जाती हैं। हे भगवान, ये तो सिगरेट है और वो भी रोहित की बैग में। इतनी सी उम्र में ये लड़का क्या क्या करने लगा है। और अब अगर हम ये बात घर वालों को दिखाएंगे तो वो लोग तो वापस हमें ही गलत ठहराएंगे। नहीं कोयल, हमेशा की तरह इस बार भी गलत हम नहीं हैं, रोहित है और उसकी इस हरकत के बारे में सबको पता होना ही चाहिए। आज तो उसकी खैर नहीं। चल बताते हैं सबको। फिर कोयल और परिधि सबको जाकर वो बैग दिखाती हैं और वो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर प्रिया वंदना को कॉल करके अंजलि की हरकतों के बारे में बता देती है। तभी हे भगवान, मुझे तो ये अंजलि शुरुआत से ही सही नहीं लगी। शादी के पहले भी ये तेरी जिंदगी में ऐसे ही दखल देती थी। तूने जो किया वही करेगी। तू जो भी करती थी वो भी वही किया करती थी और जो भी खरीदारी करती थी उसे भी वही खरीदना होता था। और अब ये सब। मन तो करता है कि उसे कॉल करके खूब सुनाऊं। हाँ माँ, मन तो मेरा भी वही कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। पर अब मैं उससे बातचीत ही कम करने वाली हूँ, जिसके चलते वो मेरी जिंदगी में और मेरे ससुराल में बार बार अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। तू उसे जितना नजरअंदाज करेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। वो लड़की तो एकदम नालायक और नासमझ है। अरे उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो तेरा ससुराल है। हाँ माँ, और अब मैं भी उसके नखरे और बर्दाश्त नहीं करने वाली। फिर प्रिया अंजलि के कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना ही बंद कर देती है। अरे ये प्रिया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। वैसे तो वो मेरे मैसेजेस का 1 से 2 घंटे में ही रिप्लाई कर देती है, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया है। ऐसे ही 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। फिर उसके बाद में, अरे प्रिया, तुम उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर और 2 से 3 दिन तक तुमने ऐसे ही किया तो वो कहीं फिर से यहाँ पर ना आ जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं सागर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे बात करो, लेकिन दूरी भी बनाकर रखो। हाँ सागर, तुम्हारी बात एकदम बराबर है। फिर प्रिया अगले दिन अंजलि का कॉल उठा लेती है। हाँ अंजलि, बोलना, कैसी है तू? तू तो मेरा छोड़ ही दे बहन। तू बता, तू कैसी है और कहाँ है? और इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? क्या हो गया है? अगर आज तू कॉल्स या मैसेजेस का जवाब नहीं देती ना, तो मैं तो वहीं पर आकर पहुंच जाती। हे भगवान, चलो अच्छा ही हुआ जो मैंने इसका कॉल उठा लिया आज, वरना कल तो ये मुंह उठाकर टपक पड़ती यहाँ पर। अरे अंजलि, क्या तू भी? दरअसल हम सब लोग गांव आए हैं। गांव में सागर के चचेरे भाई की शादी है ना, इसीलिए। और इसके चलते मैंने फोन पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए तुझे रिप्लाई ही नहीं कर पाई। ओ, तो तुम सब गांव गए हो क्या यार? मुझे भी बता देती तो मैं भी वहां पर आ जाती ना। तेरी ससुराल वालों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में। समझ सकती हूँ मैं। अच्छा चल, मैं अब रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है। बाद में करती हूँ मैं तुझे फोन, ठीक है ना? अरे लेकिन प्रिया, उतने में प्रिया कॉल कट कर देती है। अब तो ये यहाँ पर आएगी ही नहीं, बेशरम कही की। दिमाग की दही करके रख दी है इसने तो सच में। अगर मेरी कोई सगी बहन होती ना,
तो वो भी मेरे ससुराल में इतना नहीं घुसती जितना कि ये घुसना चाहती है। लेकिन अब तो दूर ही रहे बहन। फिर अंजलि अपने घर पर ही रहती है। बस प्रिया और उसके ससुराल वाले जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि उनके बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा। वहां जाकर उन सबका ध्यान रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक सुबह, अरे प्रिया बहू, ये अंजलि कहाँ पर है? आज से 6 दिन हो गए और वो आई ही नहीं, वरना हर 2 दिन में वो आती ही रहती है ना। हाँ भाभी, कहाँ पर है अंजलि? दरअसल वो अपने किसी काम के चलते बाहर गई है और अब तो वो कुछ दिनों के बाद ही लौटेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन उसे बता देना बहू कि मैं उसे याद कर रही हूँ, क्योंकि वह जब भी घर में आती है तब तो वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अब प्रिया अपने ससुराल में काफी शांति से रहने लगती है। अरे माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। वरना वो अंजलि घर में जब भी आती थी ना, मुझे तो बहुत चिड़चिड़ होती थी। सही किया तूने, और भगवान करे कि तू ऐसी ही खुश रहे और हर बुरी नजर से बचकर रहे। हाँ माँ, बस ऐसा ही हो। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा ही होगा। अब तू अपने ससुराल को अच्छे से संभाल, कोई कमी मत रख और सबके दिलों में एकदम पक्की जगह बना ले। फिर प्रिया अपनी माँ की कही बातों पर ध्यान देकर अपने ससुराल के सारे काम बहुत अच्छे से मन लगा के करती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक से अंजलि सागर और धर्मेंद्र को मार्केट में देख लेती है। अरे, ये तो धर्मेंद्र अंकल और सागर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो गांव गए थे ना, लगता है ये गांव से वापस आ गए। लेकिन इसके बारे में प्रिया ने मुझे बताया क्यों नहीं? सागर, सागर रुको तो। अंजलि सागर को आवाज लगाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। अब तो मैं सीधे घर पर ही जाऊंगी। फिर अंजलि बिना कुछ बोले प्रिया के ससुराल जाती है और अंजलि को वहां पर देखकर प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये यहाँ पर कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं? कहीं इसने सबको सब बता दिया तो? अरे अंजलि बेटा, तुम आओ ना बेटा। कैसी हो अंजलि? और कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? जिस काम के लिए तुम बाहर गई थी वो काम हो तो गया ना? काम? कैसा काम महक? अरे भाभी तो बता रही थी कि तुम किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हो और कुछ दिनों के बाद ही वापस लौटोगी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब क्या है प्रिया? मैं तो यहीं पर थी। उल्टा प्रिया ने तो मुझे ये बताया कि आप लोग गांव गए हो। क्या? अरे हम लोग कहीं भी नहीं गए, यहीं पर है। इसका मतलब प्रिया ने आप लोगों से और मुझसे दोनों तरफ से झूठ बोला है। प्रिया बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा क्यों किया तूने? माँ जी, वो मैं। प्रिया बहुत घबरा जाती है। बोलिए भाभी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे माँ जी, आप तो जानती हो ना कि आजकल कितनी सारी घटनाएं बढ़ रही है और लड़कियों का बाहर निकलना कितना खतरनाक साबित हो रहा है। और अंजलि, ये तो बार बार यहीं पर आती रहती है, इसीलिए इसकी चिंता के चलते मैंने इसे और आपको दोनों को भी झूठ बोला, जिसके चलते ये यहाँ पर आ ही ना पाए। ओफो प्रिया, तू भी ना, कितनी बुद्धू है। अरे बाबा, मेरा घर क्या कोसों दूर नहीं है और मैं थोड़ी ना देर रात में यहाँ पर आती हूँ। और अगर रात हो भी गई तो मैं सागर को बोल देती हूँ ना कि वो मुझे घर छोड़ दे। देख बहू, तूने जो भी सोचा है सही सोचा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंजलि यहाँ पर नहीं आएगी। अंजलि यहाँ पर जरूर आएगी और डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो बेटा, तुम जब भी यहाँ पर आओगी हमारे पहचान वाले गुड्डू भैया के ऑटो में आना। वो तुम्हें लेने भी आएंगे और छोड़ने भी जाएंगे। हाँ आंटी जी, अगली बार से मैं यही करूंगी। और शुक्रिया आंटी। देखो अंजलि,
अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मैं तुम्हें दिन भर बाहर जाने नहीं दूंगी। चलो, मैं तुम्हें अपने हाल ही में खींचे हुए फोटोज दिखाती हूँ। ठीक है महक, चलो। इस तरह प्रिया की चाल नाकामयाब हो जाती है और अंजलि घर में आ ही जाती है। क्या? फिर क्या हुआ? फिर मैंने जैसे तैसे करके मामला संभाल ही लिया और बहुत झूठ बोला कि मुझे अंजलि के अकेले आने जाने की चिंता होती है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से यह झूठ बोला। हे भगवान, अब तो गुड्डू भैया से कहकर वो जब चाहे यहाँ पर आ जा सकती है, और अब तो वो मेरी भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि माजी और तुम्हारी बहन को दोनों को उसका आना बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान। अब सागर अपना सिर पकड़ लेता है। ऐसे ही एक सुबह अंजलि सविता को पार्क में मिल जाती है। अरे अंजलि बेटा, तुम यहाँ पर? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। क्या बात है बेटा, यहाँ आजकल के नौजवान देर रात तक सोते हैं, वही तुम सुबह 7 बजे यहाँ कसरत करने आती हो। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया आंटी, वो मुझे सुबह का समय बहुत पसंद है। मानो सुबह सुबह हवा में अलग ही ऊर्जा होती है। वो बात तो है बेटा। बातें करते करते अंजलि और सविता घर तक पहुंच जाते हैं और सुबह सुबह अंजलि को घर पर आए देखकर प्रिया का माथा और फिर जाता है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, क्या कर रही है तू? वो मैं नाश्ता बना रही थी अंजलि। चल, अब मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं अंजलि, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता बना लूंगी। अरे बाबा, मैं कर देती हूँ ना तेरी मदद, क्या हो जाएगा उसमें? मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर बैठ जा। क्या तू भी प्रिया? मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। फिर उसी दिन नहाते वक्त सागर अपना टॉवेल लेना भूल जाता है और वो प्रिया को आवाज लगाता है। प्रिया, प्रिया मेरा टॉवेल दे दो। अब ये प्रिया तो काम में बहुत व्यस्त है, एक काम करती हूँ, मैं ही दे देती हूँ उसे। फिर अंजलि सागर को टॉवेल देने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर प्रिया आ जाती है। अरे रुक जा अंजलि, ये तो क्या करने जा रही थी? अरे प्रिया, वो मैं तेरे कमरे के पास से गुजर रही थी और सागर की आवाज सुनाई दी तो उसे टॉवेल देने चली आई। देख अंजलि, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, और आइंदा से हमारे कमरे में बिना बताए मत आया कर। अब जा यहाँ से। पर प्रिया, मैंने कहा ना जा यहाँ से। अरे थोड़ी तो शर्म रख, बेवकूफ कहीं की। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। फिर अंजलि कमरे के बाहर चली जाती है और प्रिया अब इसी तरह बात बात पर अंजलि को टोकती ही रहती है और उसे एक प्रकार से ये समझाने की कोशिश करती है कि वो सब उसका काम है ही नहीं। फिर एक दिन, अरे बहू, आज मैंने अपने कमरे की अलमारी साफ की और तब मुझे ये खानदानी गहनों का छोटा सा संदूक मिला। इसमें सारे खानदानी गहने हैं जो मेरी सास ने मुझे दिए थे, और अब ये गहने तेरे हुए। अरे वाह माँ जी, ये गहने तो बहुत खूबसूरत है। हाँ बहू, और ये तुझ पर खूब जचेंगे, और जब तेरी बहू आएगी तब ये गहने तो उसे दे देना। ये रस्म पीढ़ियों से चली आ रही है हमारे खानदान में। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन गहनों को मैं अपने पास सहेज कर रखूंगी। तभी वहां पर अंजलि आती है। वाह, खानदानी गहने। अरे अंजलि तुम? अरे आंटी जी, कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी इसमें से कुछ चाहिए। फिर वो एक छोटी सी बाली भी चलेगी। लेकिन अंजलि, ये गहने तो खानदानी गहने हैं और इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। अरे क्या बहू, तू भी दे देना इसमें से एक गहना, मेरी तरफ से तोहफा समझ कर दे दे। पहली बार अंजलि ने अपने मुंह से कुछ मांगा है और इतना मांगकर उसे कुछ भी ना देना, ये तो हमें शोभा नहीं देता ना। पर माँ जी, दे दे बहू, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे गांव में एक फोन करना था, मैं अभी आई। इतना कहकर सविता बाहर चली जाती है। अरे तू अब मुँह क्या देख रही है? देना मेरे हिस्से का गहना।
बस कर अंजलि, बहुत हुआ तेरा। ये गहने मेरे हैं और इन पर केवल मेरा ही अधिकार है। मैं किसी भी हालत में ये गहने तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी, फिर चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे प्रिया, तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? देख अंजलि, मैं बिल्कुल सही बर्ताव कर रही हूँ। तुझे अगर कुछ और चाहिए तो मांग ले, लेकिन मैं मेरे हक का कोई भी सामान तुझे नहीं देने वाली। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और उसका ये बर्ताव देखकर अंजलि को भी अब बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अब अंजलि वहां पर आती ही नहीं। लगता है अंजलि को मेरी बात का गुस्सा आया है। आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मेरे लिए तो अच्छा ही है कि कम से कम उसका यहाँ पर आना बंद तो हुआ। फिर अगले दिन अचानक से गांव में प्रिया के मौसा जी का देहांत हो जाता है, जिसके चलते उसे अपनी माँ वंदना के साथ आखिरी समय पर गांव निकलना पड़ता है। और गांव जाने के बाद जब वो सागर को कॉल करती है, तभी यहाँ का माहौल तो काफी शांत हो गया है सागर। अब तो मैं 2 दिन बाद ही वहां पर आ पाऊंगी। लेकिन वहां घर में सब कैसा है? सब लोग ठीक तो है ना? अरे कहाँ सब ठीक है प्रिया, तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये अंजलि यहाँ पर आ गई है और दिन रात यहीं पर रहती है। क्या? ये सुनकर प्रिया अब चौंक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें